तो पुरुष को ये समझाती है कि तुमको रोना नहीं है, तुमको डरना नहीं है, तुम मर्द हो, तुमको दर्द नहीं हो सकता है, तुमको इंसान से ज्यादा होना है, तुमको ही अपने घर की महिलाओं की रक्षा करनी है, ना पुलिस करेगी ना कोई और करेगा। तो ये बहुत सारे लेयर्स पुरुषों को एडिशनल मिलती हैं जो उनके लिए चिंता का सबब भी है। उनसे भी मुक्त होना और ये समझना कि मर्द को भी दर्द होता है, पुरुष भी कमजोर होता है, वो भी रो सकता है, रोना चाहिए भी, और सहज होना आजाद होने के लिए बहुत जरूरी है। इसी में जो दूसरी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे एक तो छुट्टियां ही। हालांकि मुझे छुट्टियां अच्छी लगती नहीं थी कभी। मुझे स्कूल और कॉलेज में जाना हमेशा अच्छा लगता रहा। क्लास में जाना नहीं, पर स्कूल कॉलेज में जाना अच्छा लगता रहा। दोस्तों से मिलना जुलना, खेलना कूदना। छुट्टी तो मुझे बहुत आकर्षित नहीं करती थी, सिवाय इसके कि छुट्टियां होंगी तो मैं नानी के घर जाऊंगा। वो एक सुंदर भाव रहता था बचपन में। बहुत कम उम्र में, शायद 5वीं 6वीं क्लास में, छोटे छोटे 2-3 उद्यम, जैसे एक लाइब्रेरी चलाई बच्चों की, 25 पैसे प्रति पुस्तक किराए पे देना, एक प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाना, घरेलू सा प्रोजेक्टर ऐसे चलने वाला, उसका एक छोटा सा उद्यम किया। तो वो मुझे अच्छी स्मृतियां हैं स्वतंत्रता की। लेकिन अगर एक चीज मुझे याद करनी है तो मेरे ख्याल से 15 अगस्त से जो लिंक्ड है वो पतंग उड़ाने की है। तो हमारे पतंग मतलब बहुत कायदे से उड़ाने का रिवाज था। तो जब तक छोटे बच्चे थे उनका काम था कि पतंग उड़ाने वाले के पीछे चरखी पकड़ के खड़े होना और घुमाते रहना उसको। थोड़ा जब बच्चा बड़ा होता था फिर उसको पतंग अपनी मिल जाती थी। तो मुझे लगता है कि शायद 7वीं 8वीं क्लास में अपनी पतंग मुझे मिल गई थी। वो मुझे बड़ा रोचक उदाहरण लगता है आज़ादी के दिन का भी। और वैसे पतंग को मैं आज़ादी के प्रतीक के रूप में सबसे गहरा प्रतीक मानता भी हूँ। पतंग बहुत दूर आसमान में उड़े तो मन करता पतंग हो जाने का, कि हम भी इतने आज़ाद हो जाएं। पर पतंग को पता नहीं होता कि वो इतना ऊपर इसलिए कि डोर से बंधी हुई है, और डोर से कटना आज़ाद होना नहीं है बल्कि मृत हो जाना है। तो आज़ादी और बंधनों को समझने के लिए सबसे अच्छा मेटाफर जो मुझे आज तक लगता है वो पतंग का है, काइट का है। तो अगर आप पूछेंगे अनुभव, तो मैंने पतंग बचपन में ठीक ठाक उड़ाई, 15 अगस्त को ही ज़्यादा उड़ाई। तो मैं उसी को सबसे अच्छी याद मानूंगा। जी सर। और तब से लेकर आज तक, क्योंकि वो अनुभव एक बचपन का अनुभव हो गया जो कि एक बहुत सुंदर, बहुत मानीखेज मेटाफर भी है, बट आज एक आधुनिक समाज में रह रहे पुरुष के तौर पर आपकी स्वतंत्रता की समझ में क्या इवोल्यूशन आया है, या अब आप स्वतंत्रता को डिफाइन कैसे करते हैं? मतलब आधुनिक समाज में रहने वाले किसी मनुष्य के सेंस में तो आज़ादी के मतलब बहुत सारे हैं। एक पुरुष के सेंस में विशेष रूप से 2 बातें एडिशनल हैं, क्योंकि हम और दुनिया के अधिकांश समाज पैट्रियार्कल हैं अपनी नेचर में। हम भी उसी समाज से हैं। पैट्रियार्की का विचार हमारे मन में भी है ही, कहीं ना कहीं अच्छा खासा होगा। तो एक आधुनिक समाज के पुरुष को आज़ाद होने के प्रोसेस में 2 आज़ादियां एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं। एक, इस भाव से आज़ाद होना कि हम ही केंद्र में हैं, तो खुद को केंद्रीय मानने के भाव से आज़ाद होना। दूसरा, उन लेयर से आज़ाद होना जो पुरुष को ये समझाती है कि तुमको रोना नहीं है, तुमको डरना नहीं है, तुम मर्द हो, तुमको दर्द नहीं हो सकता है, तुमको इंसान से ज्यादा होना है, तुमको ही अपने घर की महिलाओं की रक्षा करनी है, ना पुलिस करेगी ना कोई और करेगा। तो ये जो बहुत सारे लेयर्स पुरुषों को एडिशनल मिलती हैं जो उनके लिए चिंता का सबब भी हैं, उनसे भी मुक्त होना और ये समझना कि मर्द को भी दर्द होता है, पुरुष भी कमजोर होता है, वो भी रो सकता है, रोना चाहिए भी, और सहज होना आजाद होने के लिए बहुत जरूरी है। इसी में जो दूसरा पक्ष था, किसी मनुष्य के स्तर पर अगर बात करें, अगर थोड़ा डीप जाए, मतलब मैं आज़ादी को 1947 की आज़ादी में लिमिट करके नहीं देखना चाहूंगा। वो तो एक महत्वपूर्ण किंतु बहुत छोटा प्रसंग है आज़ादी के पूरे डिस्कोर्स के मामले में। आज़ादी मनुष्य का या हर प्राणी का मूल स्वभाव है। आप देखेंगे जब छोटे से बच्चे को पहली बार कपड़े पहनाते हैं तो वो बड़ा विद्रोह करता है, अच्छा नहीं लगता उसको। आप कोई घर में पशु पालेंगे, गाय कुत्ता कुछ भी, अब जब पहली बार उसको पट्टा पहनाएंगे, बांधेंगे, वो विद्रोह कर देगा उससे। किसी को भी पट्टा पहनने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप उस पशु को 2 दिन भूखा रखेंगे, फिर खाना दिखाएंगे और पट्टा बांधेंगे,
पट्टा नहीं पहनेगा तो खाना नहीं मिलेगा, पट्टा बंधवाते ही खाना मिलेगा, और 5-7 दिन रिपीट करेंगे तो वो कंडीशनड हो जाएगा पट्टा बंधवाने के लिए, और फिर वो पट्टे को एंजॉय करने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि पट्टा बंधेगा तो खाना मिलेगा। तो हम भी समाज में जब बड़े होते हैं तो हम बहुत सारे पट्टे बंधवाते हैं, उसके बदले हमें आज़ादियाँ मिलती हैं। तो आज़ादी का बड़ा मतलब है कि जितने पट्टे गैर जरूरी बंधे हुए हैं उन पट्टों से मुक्त होना। जो जरूरी पट्टे हैं वो तो हैं ही, उनसे मुक्त होना तो ठीक भी नहीं है, पर जो गैर जरूरी पट्टे हैं उनसे मुक्त होना। आपने पूछा कि मेरे लिए इसका मतलब क्या है। अब क्योंकि मेरी भौतिक मानसिक जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, ऐसा कोई बंधन है नहीं, तो मेरे लिए आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब अब महत्वाकांक्षाओं से आज़ाद होना है। क्योंकि हम कितने भी आगे हो जाए ना, कुछ महत्वाकांक्षाएं मन में रहती हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, और उस चक्कर में जिंदगी को हम बांधते हैं। तो आजकल मैं जिस चीज़ पे कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि महत्वाकांक्षाएं जो दिमाग को परेशान करती हैं उनसे आज़ाद होके जीवन की सहजता को आनंद के साथ, रस के साथ जीने का मौका मिले, ये कोशिश है। सर, इससे पहले कि मैं अगले प्रश्न पे आऊं, मैं बता दे रहा हूं कि हमारी टीम के पास यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, और टीम को मैं ये बता रहा हूं कि आपको किसी इनविटेशन का वेट नहीं करना है, न्योते को इंतजार नहीं करना है। आपको जब प्रश्न आए पूछ लेना है, और बहुत जोर से आए तो आगे आके पूछ लेना है। ठीक है। तो सर, अगला प्रश्न ये उसी से जुड़ा हुआ है जो आपने कहा। एक बहुत सुंदर मेटाफर आपने पतंग की डोर का दिया, और एक थोड़ा डिस्टर्बिंग मेटाफर आपने पट्टे का दिया। बट इन दोनों मेटाफर्स को अगर जोड़ के देखा जाए तो क्या कोई व्यक्ति कभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो ही नहीं सकता? नहीं, संभव ही नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। मतलब अगर आप फिलोसॉफिकल थियोरिटिकल लेवल पे जाएंगे तो संभव नहीं है। मोटी बुद्धि से देखेंगे तो कोई कह सकता है कि मैं आजाद हूं। जैसे कोई 150 की स्पीड पे कार चलाए सड़क पे, शराब पी के तेज गाना चलाते हुए, और कहे कि मैं आजाद हूं, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ऐसी बेवकूफ़ी कोई कर सकता है, पर दरअसल अपनी भावनाओं और इंद्रियों के अधीन होना आज़ाद होना नहीं है। ये व्यक्ति तो अपने मनोवेगों, अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस, अपनी क्या कहेंगे, इड जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, या अपनी इंस्टिंक्ट्स का गुलाम है। तो इंस्टिंक्ट्स की गुलामी आज़ादी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। फिर मैं कैसे आज़ाद होऊंगा? सोचिए, मुझे जो जेनेटिक स्ट्रक्चर मिला है मैं उससे कैसे आज़ाद हो सकता हूँ? मुझे जितनी बुद्धि मिली है, आईक्यू की एक रेंज मिली हुई है जन्म से, मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ उस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। उस रेंज के अंदर थोड़ी मेहनत करके बढ़ जाऊंगा। अगर मेरी आईक्यू की रेंज 90 से 130 के बीच की है, मैं जिंदगी भर मेहनत नहीं करूंगा तो 90 पे रहूंगा, बहुत ताकत लगाऊंगा तो 130 पे चला जाऊंगा। पर मैं 160 वाले से, 200 वाले से तुलना करता रहूं और चाहूं कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं अपने जेनेटिक लिमिटेशन से, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी लंबाई को, अपनी त्वचा के रंग को, अपनी उन बीमारियों को जिनके जेनेटिक बीज मेरे अंदर हैं और जो सही समय आने पे सामने आएंगी, उनसे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मेरे बचपन में जो मेरे पेरेंट्स ने संस्कार दिए, जो मेरे सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में चले गए, उनसे मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मेरी बचपन की आदिम इच्छाएं जो मेरे अचेतन मन में है, अनकॉन्शियस माइंड में है, जो मुझे दिखती भी नहीं है पर मेरे सारे फैसलों पर असर डालती हैं, उनसे कैसे आज़ाद हो सकता हूँ? अपने परिवेश से, समाज से, जो किसी व्यक्ति ने सामाजिक या आर्थिक संकट झेले हैं, उनसे जो चेतना उसकी बनी, उससे वो कैसे आज़ाद हो सकता है? ना हो सकता है, ना होना चाहिए, न होने की गलतफहमी पालनी चाहिए। सर, आपने व्यक्तिगत स्तर पर बात की, लेकिन जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं तो संविधान में हर एक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन हर अधिकार के साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो आपने वो भी बात की कि पतंग को डोर से बंधे रहना चाहिए, या फिर आपने पट्टों का भी जिक्र किया। तो सवाल ये है कि ये तय कैसे होगा कि कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कहाँ तक रीजनेबल है, या कितने पट्टे हमारे पास बंधे होने चाहिए, या कितने पट्टे जो हैं सही हैं या गलत हैं? पट्टे बहुत पसंद आ गए आपको। इसका क्राइटेरिया क्या होगा सर? हमारे संविधान में एक जगह साफ साफ लिखा है शब्द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 19 में 2 से 6 तक जिक्र है कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और 2-3 जगह लिखा नहीं है पर रेफरेंस आता है, जैसे आर्टिकल 25 में है, 26 में है, 30 में है।
तो जब हम किसी को आज़ादी देंगे तो लिमिट्स तो होंगे ही। जैसे मान लीजिए आपको आज़ादी है सड़क पर चलने की, कार वाले को आज़ादी सड़क पर कार चलाने की, दोनों आज़ादियाँ टकराएंगी तो नुकसान आपको होगा। तो आज़ादी पे एक लिमिटेशन है कि आप फुटपाथ पे चलेंगे और कार चलाने वाला सड़क पे चलाएगा, फुटपाथ पे नहीं चलाएगा। इससे क्या होता है कि जैसी आज़ादी लिमिट हुई आपकी भी उसकी भी, तो दोनों की आज़ादी टकराना बंद हो गई। अब हमारे देश में हमारे मूल संविधान में बहुत सारी स्वतंत्रताएं हमें मिली हुई हैं। आर्टिकल 19 से 22, फिर 25 से 28 भी, 30 भी एक तरह से, और 21 तो है ही। जैसे एक छोटी सी बात है कि मुझे आज़ादी है कि मैं देश में मतलब कोई भी व्यवसाय कर सकता हूं, कोई भी बिजनेस कर सकता हूं, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(g कहता है कि प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि अपनी रुचि से व्यवसाय मतलब प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड या कॉमर्स कर सकता है। एक महिला ने इसका यह मतलब निकाला कि अगर मैं वेश्यावृत्ति करना चाहूं और मोहल्ले के बीच में रह के करना चाहूं तो कोई मुझे न रोके। एक बहुत प्रसिद्ध केस है, कौशल्या वर्सेस यूपी बोलते हैं उस केस को। और जब केस हुआ तो उसने कहा कि आर्टिकल 19 कहता है कि मैं कोई व्यवसाय कर सकती हूं, ये मेरा व्यवसाय है, इसमें क्या परेशानी है आपको। तो फिर कोर्ट ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, आपको व्यवसाय करने का अधिकार है, पर व्यवसाय आपका लीगल होना चाहिए, वो डिसेंसी मोरालिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो लिमिट वहां पर आ गई। फिर मैं कोई भी व्यवसाय कर सकता हूं। एक दिन मेरा मन बना, मैंने घर के बाहर लिखा अपना नाम, डॉक्टर के साथ लिखा, और यहां हर तरह का इलाज होता है, और एमबीबीएस मैंने किया नहीं हुआ। तो हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यवसाय करने के मामले में 3 यथोचित प्रतिबंध हैं या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला, वो सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन जरूरी है तो वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। और तीसरा, अगर स्टेट ने कोई मोनोपोली अपने पास रखना तय किया है तो आप उसमें नहीं कर सकते। जैसे आप कहेंगे मैं ट्रेन चलाऊंगा, अब ट्रेन सरकार ने तय किया कि केवल वो चलाएगी, आप कह रहे मैं भी ट्रेन चलाऊंगा, पटरी बिछाऊंगा अपनी अलग से, तो वहां नहीं कर सकते। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि संविधान ने बताया कि इस मामले में ये रिस्ट्रिक्शन है। अब जो लिख दी वो तो लिख दी, कहीं कहीं नहीं लिखी हुई है, या जो लिखी भी है उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। तो आपका सवाल है कि कैसे तय होगा कि जो निर्बंधन या प्रतिबंध है वो उचित है या अनुचित है। इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, हाई कोर्ट। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट्स ने भी इस पर कई कसौटियां बनाई हैं। जैसे आर्टिकल 21 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जिक्र नहीं आता है, पर हैं रिस्ट्रिक्शंस वहां भी, वो समझनी पड़ती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का अधिकार तो है ही। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 कसौटी इस बारे में बताई अलग अलग समय पे। उसने कहा कि पहली बात, लिमिटेशंस इतनी ना हो कि उस अधिकार का मूल स्वरूप ही बदल जाए। जैसे कहीं भी आने जाने की स्वाधीनता इतनी कम ना हो जाए कि कहीं कहीं आने जाने की स्वाधीनता बचे, स्वरूप चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, अनुपातिकता का सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि जितने कम प्रतिबंध लगा के काम चल सकता है उतने कम प्रतिबंध होने चाहिए, मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। ये टेस्ट करेंगे जुडिशरी के लोग। तीसरा, नेक्सस है। नेक्सस का मतलब जो आपने पर्पस लिया था और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई उनके बीच का लिंक एकदम सीधा नजर आना चाहिए। और चौथा, जिस पर्पस से आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे वो पर्पस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए, संविधान की मान्यताओं से सुसंगत होना चाहिए। और भी कुछ है, लेकिन मोटे तौर पे 3-4 कसौटियां हैं जिनके बेस पे हमारा सुप्रीम कोर्ट, कभी कभी हाई कोर्ट तय करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो ठीक हैं या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो खारिज कर देते हैं। कभी कभी अपनी ओर से लगा भी देते हैं, जहां उनको लगता है कि संविधान में लिखा नहीं है पर लगाना चाहिए, लगा देते हैं अपनी ओर से। तो जुडिशरी तय करती है इसको। भारतीय संविधान के इस आर्टिकल में एक अहम अधिकार मिलता है हमको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। लेकिन अभी हाल ही देखा जाता है कि कई लोगों को कुछ बोलने पर या स्टैंड अप कॉमिक को उन्हें एफआईआर का सामना करना पड़ता है या कोर्ट में केस चल जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि देशद्रोह या मानहानि का उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लग गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? केस तो मुझ पर भी लगा अभी हाल ही में, तो इस पर बोलना ज़्यादा ठीक नहीं होगा। मैं उस केस पर तो बात नहीं करूंगा। इन जनरल हम ये बात कर सकते हैं कि क्या होता है कि डेमोक्रेसी में
राजतंत्र से लोकतंत्र बनता है आमतौर पर, या तानाशाही से लोकतंत्र बनता है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का चेंज होना और वैल्यूज ऑफ गवर्नेंस का चेंज होना, इसमें बीच में टाइम लगता है। सिस्टम चेंज हो गया, वैल्यूज चेंज होने में समय लग रहा है। तो होता क्या कि हर जगह जिसके पास सत्ता होती है वो चाहता है कि लोग थोड़ा तमीज में रहें, सोच समझ के बोलें। हर सरकार ये चाहती है। जब सरकार बहुत ताकतवर होती है तो उसका असर दिखने भी लगता है। लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी वो है जिसमें कम से कम हर व्यक्ति को बोलने का, असहमति ठीक तरीके से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण अगर देखें हाल ही का, तो भी अमेरिका में आपको पता है कि दो खतरनाक व्यक्ति आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे कुछ दिन पहले। एक वहां का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, और एक वहां का सबसे बड़ा उद्यमी है, सबसे बड़े उद्यमियों में से एक एलन मस्क है। वो दोनों की प्रकृति आप जानते हैं क्या है, उस पर बात करने का मतलब नहीं है, ना उसमें रुचि है मेरी रुचि इसमें है कि राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश अमेरिका, आपको ये पता ही होगा राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति के पास ताकत बहुत ज्यादा होती है ना। भारत का पीएम कुछ मामलों में ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहां पर है, ज्यादा पावरफुल आमतौर पर रहता है। उसे संसद की उतनी चिंता नहीं होती जितनी भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा की सहमति की हमेशा जरूरत पड़ती है। इतना ताकतवर आदमी, और जब उसको झगड़ा हुआ एलन मस्क से, तो एलन मस्क एकदम आंख में आंख डालकर, आंख से आंख मिलाकर या दिखाकर जवाब दे रहा था। ट्विटर पे जो उसका अपना ही उद्यम है एक्स, उस पर खूब कमेंट्स कर रहा था। कुछ कमेंट्स बाद में उसने हटाए सहमति होने पे, लेकिन उसके बाद यहां तक कहा कि अब समय आ गया कि नई पार्टी बनाई जाए और ऐसे राष्ट्रपति से देश को बचाया जाए। मेरे लिए सबसे रोचक ये है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी में एक उद्यमी, हालांकि वो बड़ा उद्यमी है, राष्ट्रपति से भी सीधी टक्कर लेने का साहस है। और लोगों का भी, मैंने वहां के कई प्रोग्राम्स देखे जहां पर लोग खूब मजाक बनाते हैं सरकार का, इतना मजाक बनाते हैं कि देखे कई बार अजीब सा लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम उसके अभ्यस्त कम हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छे लोकतंत्र में न्यायपालिका को भी थोड़ा सा उदार होना चाहिए। अगर किसी ने थोड़ा बहुत मजाक कर दिया, कहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स पहले से काफी लचीले हो गए हैं। अगर आपने प्रशांत भूषण वाला केस देखा हो हाल का, तो उसमें सजा नहीं दिया जाना या केवल सिंबॉलिक सजा दिया जाना, वो सब अच्छे उदाहरण हैं। मानहानि तो हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण क्राइम है नहीं, वो केवल क्रिमिनल डिफेमेशन में आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि उस व्यक्ति से सॉरी बुलवा ले, उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। जनरल ट्रेंड ये है, उसमें सजा देने का रिवाज नहीं है। सिविल डिफेमेशन में और कम इसकी चिंताएं की जाती है। अच्छी बात है कि डिफेमेशन जब तक ये बहुत सीरियस मामला ना हो तब तक उस पर एक्शंस ना हो। जैसे कुछ साल पहले अरविंद केजरीवाल पे अरुण जेटली ने केस किया था, तो उसमें अंत में माफी मांगनी पड़ी थी। अभी राहुल गांधी पे केस हुआ था डिफेमेशन का, वो भी चल ही रहा है। इसमें 2 साल की सजा गुजरात की कोर्ट ने दी, उनकी मेंबरशिप चली गई थी, फिर वापस मिल गई मेंबरशिप भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक आते आते जनरली मैंने देखा है कि क्रिमिनल डिफेमेशन के मामले भी एक सॉरी पे ही जाके टिकते हैं। ये एक सिंबॉलिक सी पनिशमेंट होती है। अभी मेधा पाटकर का एक मामला आप देख रहे होंगे जो वी के सक्सेना जी के साथ है, अभी चल रहा है आजकल इन दिनों। लेकिन एक अच्छे समाज में, अच्छे लोकतंत्र में होना यही चाहिए कि लोगों की असहमति को राजद्रोह या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या मानहानि का मामला बहुत रेयर कंडीशन से माना जाए, सामान्यतः है, नजरअंदाज करना चाहिए। और वैसे भी अगर सरकार के खिलाफ लोग बहुत बोल रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है कि उनकी भड़ास निकल गई। कहीं पर भड़ास नहीं निकलेगी तो वो क्रांति बनेगी, बगावत होगी, आंदोलन होगा। उससे अच्छा है कि लोग अपना दुख है, पीड़ा है, तो सोशल मीडिया पे या कहीं निकाल लें बात को। और जो लोग सत्ता में हैं या विपक्ष में भी हैं, मतलब मोदी जी हों या राहुल गांधी हों, मुझे लगता है कि इन लोगों की जो नसें होती हैं वो लोहे की होती होंगी, जिसको बोलते हैं नर्व्स ऑफ मेटल, वो होती होंगी। क्योंकि रोज अपने बारे में इतना ऊट पटांग पढ़ना, देखना, उस पर घबराहट तो हो ही जाती है किसी को भी। अगर हमारे बारे में हम भी घबरा जाएंगे। पर आप सरकार में हैं, लोकतंत्र में, या सरकार में होना चाहते हैं, इसकी एक कसौटी ये है कि आप अपने विरुद्ध कितनी गालियां, कितने आरोप, कितनी बुरी बातें झेल सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वाधीनता जितनी ज्यादा होगी उतना ही लोकतंत्र के मैच्योर होने के लिए अच्छा होगा।
लेकिन सर, आज कुछ विधायक और सांसदों को देखा जाता है कि वो कुछ टिप्पणियां ऐसी कर देते हैं जो एक आम नागरिक नहीं कर सकता। तो क्या उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमसे ज्यादा है? हाँ, सच में हमसे ज्यादा है उनकी। मतलब उस पे बड़े अच्छे जजमेंट्स हैं कुछ। अगर आपने संविधान में आर्टिकल 19 तो पढ़ा ही है जिस पे हम बात कर रहे हैं, एक आर्टिकल 105 है, एक 194 है। अगर आप उसको मिला के पढ़ेंगे, 105 में जो एमपीज हैं उनके प्रिविलेजेस हैं, विशेषाधिकार है। 194 में एमएलएस और एमएलसीज के विशेषाधिकार हैं, जो राज्यों के विधायक होते हैं। एक बार सवाल उठा, एक तो पीवी नरसिम्हा राव का एक केस था 1998 का, ब्राइब वाला केस, बड़ा प्रसिद्ध केस था, उसमें सवाल उठा था। और कई मामले हुए। पिछले साल भी एक मामला हुआ था, कोई कौशल कुछ नाम था, 2023 का मामला था, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। इन सब में सवाल उठा कि नागरिक की अभिव्यक्ति की आजादी और एमपी एमएलए की अभिव्यक्ति की आजादी में क्या अंतर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हर बार एक बड़ा ही अच्छा स्टैंड इस पर लिया और वो ये कहा, अगर वो सदन के अंदर हैं तो उनकी आजादी आर्टिकल 105 या 194 से गवर्न होगी। और 105 कहता है कि सदन के अंदर उनको कुछ भी बोलने का अधिकार है, क्योंकि सदन के अंदर भी नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे भाई, पॉलिसी मेकिंग वहां होनी है। कोई एमपी आपके खिलाफ अगर सदन में जाके गालियां दे, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, ना मानहानि ना कुछ और, कुछ भी नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ एक लिमिटेशन है, वो आर्टिकल 121 में लिखी हुई है और 105 में भी जिक्र है उस बात का, शायद नहीं 121 में ही जिक्र है। वो ये लिखा हुआ है, अगर किसी जज पर, जज का मतलब यहां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से है, अगर किसी जज पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, उस समय को छोड़कर किसी भी और समय किसी भी सदन में कोई भी सदस्य किसी जज के कार्य संबंधी आचरण पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। तो एमपीज और एमएलए सदन के अंदर केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के जजशिप से जुड़े किसी काम पे कमेंट नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। वो सरकार की ईंट से ईंट बजा सकते हैं, किसी नागरिक के पीछे पड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर जैसे ही वो सदन के बाहर आते हैं, उनकी आजादी और हमारी आजादी बराबर हो जाती है। और आर्टिकल 19(2) में जो 8 प्रतिबंध हैं, वो 8 रिस्ट्रिक्शंस हम पे भी हैं, उन पे भी। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हम पे भी लागू होगा, उन पे भी लागू होगा। डिफेमेशन, संसद के अंदर वो कुछ बोलेंगे मेरे बारे में तो लागू नहीं होगा उनके ऊपर, संसद के बाहर बोलेंगे तो उन पे लागू होगा, मैं केस कर सकता हूं, वो मुझ पे केस कर सकते हैं। ऐसे ही इंसाइटमेंट टू ऑफेंस है, अपराध को बढ़ावा देने की बात है। अगर मैं कोई ऐसी बात बोलूं जिससे अपराध बढ़ सकता है तो क्राइम है। सांसद सदन के अंदर बोले तो क्राइम नहीं है, सदन के बाहर बोले तो क्राइम है। तो ये बात वेल सेटल्ड है कि सांसदों के, विधायकों के अभिव्यक्ति के अधिकार हम लोगों से ज्यादा हैं जब वो